जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार कंपनी की स्थिति विवरण का प्रारूप बनाइए। यानी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाने के लिए कह रहा है। किसके अकॉर्डिंग? तो जो कंपनी लॉ बना था 2013 में, उसके शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ट्रू और फॉल्स और 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं वीवीआई क्वेश्चन का। ये चौथा क्वेश्चन है और जो क्वेश्चंस और हो सकते हैं सबके सब वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं जो क्या होता है कंपनी अधिनियम 2013 में जो मुख्य बातें हैं। तो किसी कंपनी के अंतिम खातों में 2 मुख्य वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है। फाइनल अकाउंट में 2 स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है मेनली। एक हो गया आपका आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, दूसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि विवरण। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी या कंपनियों की स्थिति विवरण का सच्चा एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। ये परिभाषा दिया हुआ है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में। जो वित्तीय विवरण कंपनी का जो स्थिति विवरण का सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। हम लोग जानते हैं जो आर्थिक चिट्ठा को कंपनी का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा देखने के बाद हमें उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जो उस कंपनी के पास कितना संपत्ति है, कितना लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ में है तो किस प्रकार का लायबिलिटीज़ है, बाहरी लायबिलिटीज़ है या आंतरिक, सभी बातों का पता लग जाता है। अपना पूंजी कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए हमें क्या देखना होता है? कंपनी का बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। इसलिए आर्थिक चिट्ठा को मिरर भी कहा जाता है। और एक बात याद रख लीजिए, बैलेंस शीट जो है ना वो स्टेटमेंट है, खाता नहीं है। पूछ देता है जो आर्थिक चिट्ठा एक खाता है तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, वे धारा 133 में अधिसूचित लेखांकन प्रमाप का पालन करेंगे तथा अधिनियम की अनुसूची 3 में निर्धारित प्रारूप में होंगे। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा का आशय तथ्यों एवं समंकों को विधिवत, औपचारिक एवं बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करने से है, जिसमें कुल संपत्तियां व कुल दायित्व को उचित मूल्य पर, कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों को उचित मूल्य पर एक निर्धारित तिथि को या एक निर्धारित अवधि के पश्चात दर्शाया जाता है। इससे संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व को दिखाया जाता है। इसलिए बैलेंस शीट को संपत्ति और दायित्व का भी विवरण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 एवं अंतिम खाते। ठीक है, अनुसूची 3 की मुख्य बातें क्या क्या है। सबसे पहला जो मुख्य बात है वह है 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष से लागू। अनुसूची 3 वित्तीय वर्ष 14-15 उन सभी कंपनियों पर लागू है जिन पर अन्य कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर कोई कंपनी किसी अन्य विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता हो तो इस पर यह कंपनी अधिनियम 2013 जो है ना लागू होगा। कब से? तो 31 मार्च 2015 को बनाना है, यानी कि 14-15 वित्तीय वर्ष से। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा है क्षैतिज स्वरूप। चिट्ठे का क्षैतिज प्रारूप विलोपित कर दिया गया। केवल लंबवत प्रारूप जो अनुसूची के भाग 1 में निर्धारित है का ही प्रयोग आगे करना है। मतलब ये जो कंपनी एक्ट 2013 बना उसमें क्षैतिज फॉर्मेट को क्या किया गया है? विलोपित कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। बस आपको लंबवत प्रारूप का ही प्रयोग आगे करना है। अगला है लाभ हानि विवरण का निश्चित प्रारूप। यहाँ पे लाभ हानि विवरण का भी एक निश्चित प्रारूप दिया गया। अनुसूची 3 के भाग 2 में लाभ हानि विवरण का प्रारूप निर्धारित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 11-12 से पहले पुरानी अनुसूची में कोई प्रारूप नहीं दिया गया था। 11-12 से पहले पुरानी अनुसूची में कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया था, लेकिन लाभ हानि विवरण का एक
फॉर्मेट जो प्रारूप है होता है दिया गया है। फिर आगे निर्वचन एवं सारांश की समाप्ति, पुरानी अनुसूची का भाग 3 तथा भाग 4 का विलोपन कर दिया गया है। 5वां पॉइंट है अनुसूची 3 की विषय सामग्री, पहला सामान्य अनुदेश, दूसरा चिट्ठे का प्रारूप और चिट्ठा बनाने हेतु सामान्य अनुदेश, ये भाग 1 में दिया हुआ है। और 100 जो है वह लाभ हानि विवरण का प्रारूप वो इसके बनाने के सामान्य अनुदेश। चलिए पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट देख लीजिए। ये बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे आपको ऊपर में कंपनी लिखना है, फिर नीचे में बैलेंस शीट और उसका डेट लिख देना है। देखिए पार्टिकुलर्स नोट नंबर फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करेंट पीरियड, और ये फिगर्स ये जो है एंड ऑफ द प्रीवियस दिया हुआ है। चलिए इक्विटी, सबसे पहले हम जानते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी से स्टार्ट होता है। फिर उसमें शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए आप जरूरी नहीं है ये दोनों आपको लिखना है, ये 3 आप जो देख रहे हैं ना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर दूसरा जो है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर ये भी छोड़ सकते हैं। अगर याद रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। फिर देखिए नन करेंट लायबिलिटी, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नन करेंट, ऐसा दायित्व जो चालू न हो, मतलब 1 वर्ष के भीतर उसका भुगतान न हो। उसमें लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सब। फिर आता है करेंट लायबिलिटी, ये हो गया लायबिलिटीज साइड। फिर आ गया एसेट साइड, नन करेंट एसेट्स, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, नन करेंट एसेट्स। आपको नाम याद होगा तो नन करेंट एसेट्स लिख दीजिएगा। ऐसा एसेट्स जो 12 महीना से अधिक अवधि के लिए व्यवसाय में रखा गया हो, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करेंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स जो भी होते हैं जो 12 माह के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उन सभी का नाम आपको लिख देना। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। स्टॉक, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इन सभी बातों को आप लिख दीजिएगा। टोटल जो आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाने के लिए कहा जा रहा है, ना कि आपको कोई सवाल बनाना है। तो आप XXX के माध्यम से भी सूचित आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट के जगह पे। आगे है चिट्ठा तैयार करने के सामने प्रदत्त सामान्य अनुदेश सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को चल और अचल वर्गों में परिभाषित करते। करंट एसेट्स ये आपको मैं समझा ही दिया हूँ, तो एक बार आप देख लीजिएगा। परिचालन चक्र हो गया, ठीक है। और फिर चालू दायित्व, ये भी मैं आपको समझा दिया हूँ, चालू दायित्व क्या होता है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, व्यापारिक दे, इन सभी को डिटेल्स में आप क्या करिएगा तो लिख दीजिएगा, ताकि और पेज आपका भर जाए, क्योंकि इसमें उतना तो है नहीं फॉर्मेट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में बनाएंगे तो 2 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप करंट एसेट्स का एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, करंट लायबिलिटीज का एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, तो पेज भर जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैं आपको समझा दिया हूँ। फिर अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहें, चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और सभी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।